हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बोर मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड पढ़ लिया था, फिर हाइजेनबर्ग पढ़ लिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड देन डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। हम लोगों ने वहीं तक पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ साई। ओके, सो फिजिकल सिग्निफिकेंस जो होता है साई का, वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि साई गिव द साई जो होता है ना, वो क्या करता है कि साई गिव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। वो एम्पलीट्यूड देता है वेव का। पहली बात तो ये एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन दिस, मतलब उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड होता है वो, यानी कि कह सकते हैं हम, तो ये एम्पलीट्यूड की बात बता रहा है। ओके, अब साई जो है ना वो इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता सिग्निफिकेंस पे। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, यानी इतनी अच्छे से प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकता। ओके, बट हम साई स्क्वायर की बात करें ना, तो वो देता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। साई स्क्वायर की बात करें ना, तो ये क्या देता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी दे देता है किसी भी पॉइंट पे, हम कह सकते हैं। तो ये आपको साई स्क्वायर जो है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं साई स्क्वायर गिव अस द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट, और वी कैन से दैट इट गिव द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ओके, इट गिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और एम्पलीट्यूड। ओके, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि साई स्क्वायर जो है, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि साई जो है वो एम्पलीट्यूड देता है वेव का इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, लेकिन वो इतना मच सिग्निफिकेंस नहीं है उसका रिजल्ट। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विच इज़ वेरी लो। फाइंडिंग जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है ना, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, वो बहुत कम होती है साई से। लेकिन हम साई स्क्वायर की बात करें तो उसमें उसकी इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और एम्पलीट्यूड। ओके, अब देखो आगे मैं इस चीज में बात करूंगी ना, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है लार्ज वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर मींस, अगर मैं साई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ा देती हूँ, ठीक है, तो लार्ज वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑल्सो लार्ज। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। देयरफॉर वी कैन से दैट साई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि साई स्क्वायर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है फाइंड करने की, अगर साई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती है तो। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये से मैंने बोला कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो साई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। उसी के बाद देखिए, तो साई स्क्वायर जो है वो आपका 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं बेटा, उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ चुके थे, राइट। अब मैंने आप लोगों को पहले कंसेप्ट बताया था एटॉमिक ऑर्बिटल का, जो हम कंसेप्ट अभी यहाँ पे भी देखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, तो ये जो कंसेप्ट थे वो कितने टाइप के कंसेप्ट थे और क्या क्या कंसेप्ट थे उसके बारे में हम अभी देखेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहला जो इसमें मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ, और जो मैं आपको बताने वाली हूँ ऑर्बिटल्स के बारे में, जो कि 2 डायमेंशनल भी होते हैं और 3 डायमेंशनल ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ठीक है, तो देखो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में क्या फर्क है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगी कि ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो ऑर्बिटल, जरा ध्यान से देखना, ऑर्बिटल। ओके, ऑर्बिटल का मतलब होता है इट कैन बी 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर
ऑर्बिटल ऑफ वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल कैसा होता है आपका? 3 डायमेंशनल। आ रहा है समझ में? ध्यान रखना, ऑर्बिटल जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, वहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की मैक्सिमम हो जाती है, 3 डायमेंशनल होता है, राइट। जैसे मैं आपको बताती हूँ अभी ऑर्बिटल और ऑर्बिट दोनों में क्या डिफरेंस है, आ रहा है समझ में? वेयर अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिट। ऑर्बिट जो होता है ना वो 2 डायमेंशनल होता है। ऑर्बिट क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। वेयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज, यहां पे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। आ रहा है समझ में? यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम दिखेगी, यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी मिनिमम दिखेगी ऑर्बिट के अंदर। वो 2 डायमेंशनल होता है ऑर्बिट, और ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर देख के हम थोड़ा बता देते हैं क्या होता है। ओके, आप लोग को थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना है, ड्रॉ करना है, एग्जाम में अच्छे से प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनाना है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, डन, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये कौन सा है? यहाँ पे देखोगे आप, इलेक्ट्रॉन जो है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन इज एनीवेयर, यानी यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, बहुत सारे हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो रैंडमली है। कहीं पे भी आप देखोगे ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूम रहे हैं। आ रहा है समझ में? और ये है आपका ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन अंदर कहीं पे भी रैंडमली नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। आ रहा है समझ में? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क है। ठीक है, यहाँ पे है ना, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? जो ऑर्बिट के अंदर मूव करता है उसको हम बोलेंगे मूविंग इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में? मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये इसमें ऑर्बिटल के अंदर बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। इस वजह से उसका 3 डायमेंशनल होता है। ये आपका 3 डायमेंशनल है, और ये जो है आपका वो है 2 डायमेंशनल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट। ठीक है, तो देखो डिफरेंस में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझना है, जो मैं आपको अभी बता दूंगी। आप लोगों को वो चीज़ फिर क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं डिफरेंस। अब आएगा ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ओके, तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो ये बताता है कि ऑर्बिट जो है वो कैसा है? 2 डायमेंशनल है। इट इज 2 डायमेंशनल। ऑर्बिट कैसा है? 2 डायमेंशनल है। ओके, और ऑर्बिटल कैसा है? 3 डायमेंशनल है। ये पहला डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब देखो 2 डायमेंशनल की बात की है मैंने, मतलब कि पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑन विच द इलेक्ट्रॉन मूव, यानी कि ये ऐसा 2 डायमेंशनल पाथ है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। आ रहा है समझ में? तो पाथ न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और 3 डायमेंशनल में क्या होगा कि एक स्पेस मिल जाती है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 डायमेंशनल में एक ऐसा स्पेस मिलता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए मैक्सिमम फाइंड हम इजीली कर सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। ओके, तो ये पहला डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस की ओर बढ़ेंगे, तो सेकंड डिफरेंस में आपको सिर्फ एग्जाम में इतना ही नहीं लिखना 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, आपको एक्सप्लेन भी करना है कि इसमें क्या होता है कि पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑन विच इलेक्ट्रॉन मूव, और इसमें आएगा मतलब एक ऐसा स्पेस 3 डायमेंशनल में वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, चलो तो सेकेंड पॉइंट जो आता है द ऑर्बिट, मैं आपको जो बोल रही हूँ वो भी आपको नोट डाउन करना है, राइट। तो द ऑर्बिट रिप्रेजेंट द प्लैनर मोशन, प्लैनर मोशन। ओके, आपको ये समझना पड़ेगा
कि ऑर्बिट में प्लानर मोशन होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिटल वाइज घूमते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, जैसे मैंने सन के अराउंड प्लैनेट की बात की थी वैसा। और 3 डायमेंशनल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा कि 3 डायमेंशनल मोशन करेगा, 3 डायमेंशनल मोशन, ओके, 3 डायमेंशनल मोशन करेगा। आ रहा है समझ में? यानी अपने कोऑर्डिनेट्स में भी मूव करता है। 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो अपने कोऑर्डिनेट्स में भी मूव करेगा, एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। ऑल ऑर्बिट्स आर सर्क्यूलर, ऑल ऑर्बिट्स आर सर्क्यूलर। ओके, क्यों सर्क्यूलर? ऑर्बिट्स तो क्या होता है, सर्कल में होता है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन भी सर्क्यूलर मोशन करता है, इस वजह से बोला है जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्क्यूलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा ऑर्बिटल के अंदर कि इसमें एस जो होता है वो स्फेरिकल होता है। अगर एस शेप का हुआ तो स्फेरिकल शेप कहलाएगा। अभी हम पढ़ेंगे ये सारे ऑर्बिटल्स के बारे में। एस, पी, डी, एफ, ऐसे 4 ऑर्बिटल आपकी बुक में है और आपको पढ़ना भी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। केमिस्ट्री में ये 4 तो होते ही हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ओके, तो चलो, एस का मतलब होता है स्फेरिकल ऑर्बिटल, पी का मतलब होता है डंबल, ओके, पी का मतलब डंबल होता है, डी का मतलब होता है डबल डंबल, डबल डंबल। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, एस, पी, डी। अभी इसमें 3 आते हैं 3 ऑर्बिटल के अंदर। फोर्थ पॉइंट जो आता है आप लोगों का वो है ऑर्बिटल्स आर नॉट डायरेक्शनल इन नेचर बिकॉज इट इज सर्कल। यानी ये क्या है, नॉट डायरेक्शनल, या हम कह सकते हैं नॉन डायरेक्शनल, नॉट डायरेक्शनल इन नेचर। ओके, सो ऑर्बिटल्स जो होता है ना बेटा वो डायरेक्शनल नहीं होता, नॉट डायरेक्शनल इन नेचर। वैसे ही तो ये क्या होगा, ये डायरेक्शनल नेचर का होगा, लेकिन सुनना ध्यान से, सिर्फ इसमें एस जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है और रेस्ट आर डायरेक्शनल, रेस्ट आर डायरेक्शनल। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो ऑर्बिट में सिर्फ सारे के सारे नॉन डायरेक्शनल होते हैं, किसी का भी डायरेक्शन नहीं होता, एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट, और इन नेचर के हिसाब से भी इनका डायरेक्शन बन सकता है, वो भी नहीं होता। लेकिन इसमें सिर्फ एस नॉन डायरेक्शनल होता है, बाकी रेस्ट क्या होता है इसमें डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये ये फोर्थ पॉइंट था। अब जो फिफ्थ पॉइंट आएगा वो ये कहता है देखो फिफ्थ पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, रोटेट ऑर्बिट एट द मैक्सिमम ऑफ 2n² इलेक्ट्रॉन। मतलब कि हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर मुझे फाइंड करना हो या हम रोटेट करा सकते हैं, तो रोटेट ऑर्बिट ऑफ द मैक्सिमम ऑफ 2n² इलेक्ट्रॉन्स, 2n² इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मतलब का इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप है ना ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को 2n² के अकॉर्डिंगली रोटेट करा सकते हो, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। कितना ऑर्बिट है वो होता है। जैसे मान लो आपने फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कराया है, तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, एस यानी फर्स्ट होता है, पी मतलब 2, डी मतलब 3, तो ऐसा यानी कि क्या है कि आप एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, यहाँ पे n 1 2 3 4 ऐसे आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, किस पे आप इसको रिवॉल्व करा रहे हो, तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो दैट इज प्रिंसिपल, इसको हम और कह सकते हैं प्रिंसिपल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रिंसिपल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रिंसिपल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, और वी कैन से प्रिंसिपल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिफ्थ पॉइंट जो आएगा इसमें ऑर्बिटल के अंदर ये है, कैन अकोमोडेट एट द मैक्सिमम ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। वापस रिपीट कर रही हूँ, कैन अकोमोडेट एट द मैक्सिमम ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि ये एकोमोडेट कर सकता है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन की स्पीड में ही मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आ रहा है समझ में? जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मेरा न्यूक्लियस है, ओके, और ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे 2 तो है ही मेरे पास, ठीक है। अब ये कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर मुझे मैक्सिमम देखना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो दैट इज व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन्स।
आया समझ में? ठीक है, क्योंकि 2n² या n भी ले तो भी तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि 2 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब मैं आपको ऑर्बिट वाइज भी बताऊंगी कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सेकेंड ऑर्बिट मतलब KLMN, 4 ऑर्बिट्स पढ़े थे ना हमने। के मतलब के वाला जो ऑर्बिट है उसमें n इज इक्वल टू 2, सॉरी n इज इक्वल टू 1 आएगा। देखो KLMN, ओके। सो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2, इसमें 8 8 16 ऐसे मूव करता है। आ रहा है समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 8, फिर 16, इस टाइप से रिवॉल्व करता है। ओके, मैं आपको भी पूरा अच्छा से समझाऊंगी। आपको खाली इतना ध्यान रखना है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस आए तो इतने पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपका क्वांटम नंबर्स। आप समझते हो क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जो आपको 12th में भी बहुत हेल्प करेगा। अभी से आप लोग को ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्वांटम नंबर्स। ओके, डन। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं तो मैं आपको पहले बता दूं। क्वांटम नंबर जो है ना बेटा, वो है आपके सेट ऑफ 4 नंबर्स विच आर द कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा 4 नंबर का सेट है जो क्या बताता है, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ओके, जैसे आपकी जैसे कुरियर आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसको एड्रेस चाहिए होता है ना, कि कौन सा एड्रेस है, कहाँ पे भेजना है कुरियर को, एड्रेस दो, उस पर्सन का नाम दो। वैसे ही क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, 4 ऐसे सेट ऑफ 4 नंबर है जो ये बताता है, कंप्लीट एड्रेस देता है इलेक्ट्रॉन का। किसका देता है, कंप्लीट एड्रेस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इन्फो मतलब मैंने इन्फो लिखा है, आप इंफॉर्मेशन पूरा लिखना। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, इतना समझ में आता है? डन। एक्चुअल में ये डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको अभी समझाने के लिए क्वांटम नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सब अभी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर आता है वो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट स्मॉल n से करते हैं। ठीक, पहले ध्यान रखना, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो साइंटिस्ट था वो था बोर। बोर जो साइंटिस्ट था उसी ने क्या किया, नील बोर पूरा नाम है इसका, उसी ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। तो ये ध्यान रखो, इसकी डेफिनेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ये है कि इट इज द प्रिंसिपल शेल और ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। यानी एक ऐसा प्रिंसिपल शेल, इट इज द प्रिंसिपल शेल और ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, यानी कि किस प्रिंसिपल शेल में या किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ओके, सो देखो, जैसे अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 1 मतलब K, L, M एंड N, इस टाइप से है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि इट गिव द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन प्रिंसिपल शेल। ये ऑल्सो आपको देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, n से रिप्रेजेंट करते हैं, बोर साइंटिस्ट है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया है कि इट इज द प्रिंसिपल शेल और वी कैन से ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। किसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 K L M N। आपको जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ वो नोट डाउन करने हैं। ओके, तो देखो ये जो है, अब जो आता है इसमें वो ये बताता है कि इट गिव्स द इंफॉर्मेशन या इट गिव अस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल शेल। क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द शेल, यानी कि शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो बताता है। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n स्क्वायर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट कितने हैं प्रिंसिपल शेल के अंदर,
वो आपको रिप्रेजेंट करता है n स्क्वायर, वही आपका फॉर्मूला भी है, अभी मैं आपको फाइंड करके बताती हूँ। आ रहा है समझ में? सपोज करो कि मेरे पास n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 है, मतलब कौन सा ऑर्बिटल हुआ बेटा? 1s ऑर्बिटल, ठीक, s में सबसे पहला ऑर्बिटल, ठीक, ये समझ में आया? लाइक वाइज n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो 2 में कितने होंगे मेरे पास? 2s ऑर्बिटल। आ रहा है समझ में? वैसे ही 3s 3p 4d ऐसे अलग अलग सीरीज है जो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी, ठीक, ओके। अब सुनना ध्यान से, फर्स्ट ऑर्बिटल है तो उसके लिए ये होगा, राइट। अब आगे अगर देखें तो 1 ऑर्बिटल में ये है, 2 में 2s है। अगर वैसे ही मैं आपको बताती हूँ कि n इज इक्वल टू, मान लो अगर 2 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 है, तो उसके लिए मेरे पास 2s है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? देखो 1s का मतलब होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना। एक मैंने आपको बताया था ना, ये के शेल है, कौन सा शेल है? के, तो के में मैक्सिमम 2 होते हैं। अब इसमें मैक्सिमम 2 होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। ऐसे होता है, एक क्लॉकवाइज जाता है और एक एंटी क्लॉकवाइज जाता है, मैक्सिमम 2 होते हैं, लेकिन हम भरते कितना है इसमें? ओनली 1, क्योंकि 1 पहला ऑर्बिट है, 1 का स्क्वायर करोगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो, तो अब 2 का n इज इक्वल टू 2 है, तो 2 का स्क्वायर, n स्क्वायर है ना फॉर्मूला, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2s 2p, पहले में 1s आता है, 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है। आ रहा है समझ में? तो 2s और 2p, अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ना तो कैसे करेंगे आप ध्यान रखना, s में 1 एक ही ऑर्बिटल होता है, आ रहा है समझ में, और p में है ना 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये 3 और ये 1 मिला के टोटल कितने? 4 हो गए, ठीक है। ये आपको समझना है। मान लो अगर n इज इक्वल टू 3 है, तो 3 n का स्क्वायर करोगे तो n का स्क्वायर तो 3 3 9 हो गया, ठीक है, 3 3 9 हो गया, तो अब हमें पता चलता है कि इसमें जो आएगा वो 3s 3p और 3d। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3s पहला s ऑर्बिटल भर गया, फिर p फिर d। अब देखो s में है ना, मैंने आपको बताया एक ही ऑर्बिटल होता है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 2 3 4 5, 5 होते हैं, तो ये 5 और ये 3, 8 9 10, यानी मैक्स, सॉरी हाँ 8 और ये 9, ये 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए इसके? 9। आ रहा है ना समझ में? ये 5 ऑर्बिटल, ये 3 और ये 1, तो टोटल 9 हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम देखते हैं इसको, क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? तो ये वही तो बताता है, इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल शेल, कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है प्रिंसिपल शेल के अंदर, वही क्या बताता है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट जो आता है ना, वो ये बताता है कि इट गिव, इसी में आएगा, ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इट गिव अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेन शेल, क्या बताता है? इट गिव अस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेन शेल, मेन शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बारे में भी आपको बताता है। आ रहा है समझ में? जैसे मान लो अगर n इज इक्वल टू 1 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 2 इंटू 4, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। आ रहा है समझ में? n इज इक्वल टू 3 है, तो कितने होंगे? 2 इंटू 9, दैट इज वॉट? 9 टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। आ रहा है समझ में? तो इस टाइप से ये बता सकता है कि इट गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेन शेल, यानी फर्स्ट ऑर्बिटल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, मैक्सिमम की बात हो रही है। देखो इसमें जैसे मान लो ये पहला ऑर्बिट क्या था? एस था, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम देखो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आप 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो, ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आता है, उससे ज्यादा नहीं, ओके। तो n इज इक्वल टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मान लो n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो 2 में कितने होंगे? 4, अगर 2 है ऐसे ऐसे अगर 2 हैं तो 4 हो जाएगा, 3 है, अगर 3 है ना, तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो ऐसे अलग अलग ऑर्बिटल के हिसाब से आपको ये इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं। तो पहले में 8, पहले में 2, फिर 8, फिर 18। आ रहा है ना समझ में? ये डी ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। 18 किस में आएगा? 2 2 4 2 6, ऐसे 10 हो जाएंगे टोटल, 5 तो 10 हो जाते हैं, मैक्सिमम उसमें 10 आते हैं, लेकिन इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। आ रहा है? ओके, सो ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट
किसका, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। ओके, अब आपको पता चल गया पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होगा, थर्ड ऑर्बिट में 18, 4 में 18 इस स्टेप में चलता है, ठीक है। पहले k मतलब 2, l मतलब 8, फिर 8, फिर 16, ऐसे अलग अलग ऑर्बिट जाते हैं। ओके, सो थर्ड पॉइंट जो है इसमें वो ये बताता है कि इट गिव अस द एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विथ ईच इलेक्ट्रॉन। थर्ड ये बताता है कि इट गिव अस एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ओके, यानी कि किसकी बात हुई यहाँ पे कि आपको बताता है कि एंगुलर मोमेंटम कितना एसोसिएटेड है हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो एंगुलर मोमेंटम क्या था, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 था, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 तो ये इसके बारे में बताता है। फोर्थ पॉइंट आता है टू कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड। आपने एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए भी बताता है, मैंने आपको पहले भी बताया था एनर्जी कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेज, ठीक है, वो क्या कौन कौन से होते हैं। तो देखो -2.18 जो हम पहले पढ़ चुके, इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक है, इंटू Z², ये लगा देंगे तो आपको जूल पर एटम में आएगा। ओके, फिर मैंने आपको बताया था 13.6 इंटू Z² अपॉन n स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब किलो जूल का भी एक आता था, किलो जूल पर एटम, उसमें कौन सा फॉर्मूला था, -1312 इंटू Z² डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, जूल पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर एटम, राइट। तो ये सारा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ जो आता है वो है आपका रेडियस। ये जो है ना आपको रेडियस कैलकुलेट करने के लिए भी बोलता है, ठीक। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, याद है सबको, Rn इज इक्वल टू 0.59 इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाय z, 0.59 इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाय z, ये पढ़ा था ना। और ये एंगस्ट्रॉम के लिए, अगर एंगस्ट्रॉम में वैल्यू लाना है, ठीक है, पिकोमीटर में लाना है तो 52.9 इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाय z, दैट इज व्हाट पिकोमीटर। ओके, तो ये अभी तक हमने देख लिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे काम करता है, राइट। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अभी एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। सेकेंड जो आता है वो है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एजीम्यूथ मतलब सारे क्वांटम नंबर आपके इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या कहता है, तो उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल, ओके। और इसको हम कहते हैं सब्सिडरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी और सेकेंडरी, ओके, सब्सिडरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये जो साइंटिस्ट था जिसने कि एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया था, वो जो साइंटिस्ट था उसका नाम है सोमरफेल्ड, सोमरफील्ड करके साइंटिस्ट था जिसने कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। ओके, तो देखो इसमें आपको एल जो है वो मान लो कि एल आपका n बराबर 1 होता है। ओके, सो दैट गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट, या फिर गिव अस द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, यानी कि ये ऐसे ऑर्बिटल के बारे में बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो, जैसे मान लो मैंने पहले तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है। आपको क्या बताना है इसमें कि इट गिव अस द ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल के बारे में बताता है जिसमें इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, राइट। ओके, अब देखो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर एल आपका 0 है, एल आपका 1 है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एल इज, अगर एल 0 है तो आपका s ऑर्बिटल होगा, एल 1 है तो आपका p ऑर्बिटल होगा, एल 2 है, एल 3 है तो एल अगर 2 है तो आपका d ऑर्बिटल होगा, एल 3 है तो आपका f ऑर्बिटल होगा। इस टाइप से पूरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को बताया है कि एल 0 है तो s, 1 है तो p, एल 2 है तो d, एल 3 है तो f, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डन। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव अस द नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल। सेकेंड पॉइंट लिखना, इट गिव अस द नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स, यानी कि ये सबशेल के बारे में भी बताता है। सबशेल यानी कि कितने सबशेल प्रेजेंट है ऑर्बिटल के अंदर।
उसके बारे में भी ये बताता है। तो इट गिव अस द नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन दी ऑर्बिटल दैट गिवन बाय द फॉर्मूला 2l प्लस 1। 2l प्लस 1 से इसका फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो 2l प्लस 1 से इसका फॉर्मूला जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। ठीक है, तो देखो चलो हम देखते हैं। आपको मैंने बताया था l अगर 0 है, ठीक, तो उसमें s की वैल्यू क्या होगी? 1। आ रहा है समझ में? अगर l 1 है ना, तो s यानी वो p ऑर्बिटल होगा। ओके, और l 2 है तो उसमें आपका d ऑर्बिटल होगा। l 3 है तो उसमें आपका f ऑर्बिटल होगा। अब मैं आपको बताती हूँ L0s 1p 2d 3f, और ये जो मैंने लिखे है ना वो मैंने क्या बोला है? इट गिव द नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट, यानी ये सबशेल के बारे में बताता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब ये देखो अगर L0 यहाँ पे है, यहाँ पे आप 0 पुटअप करो तो कितना आएगा सबशेल S में? 1। L1 है, यहाँ पे आप 1 पुटअप करो तो 2 प्लस 1 3, तो 3 ऑर्बिटल होते हैं P में। आ रहा है? 2 पुटअप करो तो 2 प्लस 4, ये 4 प्लस 1 5, तो ये 5 हो गया। तो D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 5 होते हैं। 3 पुटअप करो यहाँ पे तो 2 3 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे कितने होंगे? 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबशेल जो प्रेजेंट होगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे 2l प्लस 1। आ रहा है समझ में? ओके, थर्ड जो आता है वो आता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को फॉर्मूला दिया है 2l प्लस 1, 2 इंटू 2l प्लस 1। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर L0 है तो देखो आप 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। L0 यहाँ पे पुटअप करो, है ना, तो यहाँ पे 1 और इंटू 2, तो L0 में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। L1 कर दो, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 1 पुटअप करो यहाँ पे, 2 प्लस 1 3, 3 2 6। ओके, ऐसे ही आप करोगे। आ रहा है ना समझ में? L1 पुटअप करो, 2 प्लस 1 3, 3 2 6। ओके, L2 पुटअप करो तो 10 हो जाएगा। इस टाइप से आपके, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ये सारे हैं आपके। आपको पता है ना कि 0 होता है तो S होता है, तो S के अंदर मैक्सिमम अब आपको पता चल रहा है कि मैक्सिमम S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पुटअप कर सकते हैं। मैक्सिमम अब 1 है तो 1 में कौन सा ऑर्बिटल आता है? P ऑर्बिटल, तो P में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो। फिर आता है L इज इक्वल टू 2, तो D में आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो। 10 कैसे? ऐसा होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं मेरे पास, 3 4 5 बराबर है। मैक्सिमम कैसे होता है पता है? एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। अब देख रहे हो ना ये 10 ऑर्बिटल्स कैसे मैंने पुटअप कर दिया। ठीक, तो ये सारे आपको बताता है इट गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी ऑर्बिटल। L इज इक्वल टू 3 पुटअप कर दो तो 3 2 6 प्लस 7 7 2 14, तो मैक्सिमम कितना है? 14। आ रहा है समझ में? 7 2 14, यस। तो ये आपका क्या था, यानी 14, और हम किस में पुटअप कर सकते हैं? F में पुटअप कर सकते हैं। 7 प्लस 7 14, डबल करने का। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि S में कितने ऑर्बिटल्स, P में कितने ऑर्बिटल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, D में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है और F में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करना है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। इस वजह से नाम दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस में कितना फिलअप कर सकते हैं। फोर्थ आता है, इसमें भी एंगुलर मोमेंटम आएगा बट थोड़ा सा चेंज है, एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब एंगुलर मोमेंटम में क्या है? तो MVR इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई। अब देखो MVR इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई, लेकिन इसमें अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 आएगा। अंडर रूट L इंटू L प्लस 1, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। थर्ड जो आता है वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है। अब ये यहाँ तक आपका जो था वो कंप्लीट हो चुका है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, चलो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अभी हम पढ़ेंगे, जिसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। m स्मॉल, सबस्क्रिप्ट में l लिखना है। ठीक है, ml से रिप्रेजेंट करते हैं। जो साइंटिस्ट जो था जिसने कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया है वो है आपका लैंडी करके साइंटिस्ट था जिसने दिया। अब आपको ml जो है ना वो ध्यान रखना है, ये -L 0 प्लस L तक जाता है। -L 0 से प्लस L तक जाता है। अब ये कैसे जाता है मैं आपको वो पूरा का पूरा समझाऊंगी। चलिए देखते हैं। आप लोगों को अभी तक में कोई भी डाउट हो, इस पूरे वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है।
ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो चलो ये पहले जो आपको बताता है, इट गिव अस दी, सबसे पहले आपको ओरिएंटेशन बताता है, इट गिव अस ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कैसा ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मैग्नेटिक फील्ड में कैसा ओरिएंटेशन है उसके बारे में बताता है। दूसरा जो होता है, इट गिव अस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल इन ईच सबशेल, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट है हर एक सबशेल के अंदर, वो भी बताता है। तो दूसरा जो है ऑर्बिटल प्रेजेंट इन ईच सबशेल, ओके, यानी मतलब कौन कौन से सबशेल में कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वो पूरी जानकारी ये देता है, ओके। इट गिव अस, सबसे पहला मैं दोबारा बताती हूँ, इट गिव अस द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में कौन से डायरेक्शन पे है, कहाँ पे है, वो बताता है। और इट गिव अस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच सबशेल, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट जो है हर एक सबशेल में, उसके बारे में भी बताता है, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो देखना ध्यान से, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल में L इज इक्वल टू 0 ले लेती हूँ, ओके। तो आपको पता है L इज इक्वल टू 0 में S आपका क्या है, शेल, सबशेल, यहाँ पे सबशेल लिख दो। सबशेल कौन सा है आपका, S बना, S आपका सबशेल है, जिसमें आपकी ml की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 0। S में क्या होता है 0, पहले में 0। तो देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही या L ऑर्बिटल ही प्रेजेंट है, ओनली 1, ठीक है, एक ऑर्बिटल, मतलब वो कौन सा ऑर्बिटल है, L ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और कोई प्रेजेंट है नहीं, या हम कह सकते हैं S ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसमें L की वैल्यू 0 है, ओके। तो ये एक कंप्लीट हो गया आपका, डन। उसके बाद आता है, अगर मैं मान लो L इज इक्वल टू 1 लेती हूँ, ठीक है, L इज इक्वल टू 1 लेने पे आपको पता है आपका सबशेल कौन सा होता है, P सबशेल आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। 0 ले तो S होता है, 1 हो तो P लेते हैं, 2 हो तो D लेते हैं, 3 है तो F लेते हैं, ऐसे लेते हैं ना हम, ठीक है। तो चलो, तो इसमें आप L इज इक्वल टू 1 लिया है तो आपके पास P आएगा। P में आपको पता है कि मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, तो P में आपको पता है मैक्सिमम आप, यानी P में 3 उसके सबशेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मैं अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात करने बैठ गई थी, बट आप ध्यान रखना P में 3 सबशेल होते हैं। सबशेल का मतलब ये होता है ऐसे 1 2 3, ये 3 सबशेल। और ऐसा बोलूँ ना मैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं, तो 2 2 4 2 6, तो P में मैक्सिमम 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। तो चलो, इसमें मैक्सिमम ml में 3 होते हैं, और इसका मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, -L 0 + L, यानी कि मेरे को कहाँ से कहाँ तक जाना है, -1 0 + 1 -1 0 + 1, ओके। यहां तक मैं गई, आ रहा है समझ में, क्योंकि ये p ऑर्बिटल है, -1 0 + 1, ओके, आ रहा है ना समझ में। तो अब आपके ये कितने होंगे, 3 सबशेल प्रेजेंट हुए, ओके, डन। इसमें एक ही सबशेल प्रेजेंट हुआ। L इज इक्वल टू 2, 2 में क्या होगा, 2 में आपके P के बाद क्या आता है D, तो 2 में D, तो उसमें ml जो बनेगा वो कहाँ तक होगा, तो 2 में ml जो बनेगा, आपको पता है D में टोटल कितने 5 सबशेल होते हैं, तो -2 -1 0 + 1 + 2, तो टोटल कितने हो गए, ये 5 हो गए। तो D में आपको पता है टोटल नंबर कितने प्रेजेंट होते हैं, सबशेल 5। पर हम उसको ये जो आपने अभी पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे L के फॉर्म में, डन। चलो, अब आपके पास आता है L इज इक्वल टू 3, 3 में कौन सा होता है, F होता है, तो उसमें ml की वैल्यू क्या होगी, ml में -3 -2 -1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो गए इसमें, 7। आ रहा है समझ में। तो इसमें टोटल सबशेल कितने प्रेजेंट होंगे, 7। आई होप आपको क्लियर हो गया, 7 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है ना, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। चलो, तो अब ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ओके। तो चलिए देखते हैं, लास्ट है हमारा क्वांटम नंबर का, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ms से, इसको ml से रिप्रेजेंट किया था ना, तो इसको ms से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये जो साइंटिस्ट था
कौन सा साइंटिस्ट था जिसने दिया था? तो साइंटिस्ट था आपका अल्हन बेक। अलन बैक करके जो साइंटिस्ट था उसने दिया था, एंड गाउंड स्मिथ, GOUNDSMITH, गाउंड स्मिथ, वो साइंटिस्ट था, उसने दिया था। उसने ये इन सब ने स्पिन क्वांटम नंबर देने के बाद क्या बोला? इट ओनली गिव्स द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट ओनली गिव्स स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बात करता है। तो वो कोई भी स्पिन जो होता है ना वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज +12 और -12। +12 और -12 ये दो स्पिन होते हैं जो आपको ध्यान रखना है स्पिन क्वांटम नंबर में, ठीक है। जो कि +12 है ना, ये जो +12 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इन विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग क्लॉकवाइज। जहां पे भी आपने देखा है कि मान लो ये ऑर्बिटल है, उसमें ऐसे और ऐसे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, मतलब कि पॉजिटिव हाफ का स्पिन। इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि नेगेटिव हाफ का स्पिन। ओके, तो पॉजिटिव हाफ का मतलब होता है कि इन विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग क्लॉकवाइज, इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग क्लॉकवाइज। नेगेटिव हाफ का मतलब होता है in which the electron is moving in anti-clockwise direction। इसमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना। आपको पता है ये ऑर्बिटल है हमारे पास, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से आप रिप्रेजेंट करते हो। आ रहा है समझ में? तो ये था आपका स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसमें आगे जो है वो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो है, एक काम करते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल काफी लंबा चैप्टर है, ये वाला जो पूरा चैप्टर है वो कुछ ज्यादा ही लंबा है, इस वजह से अभी तक आप स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अलग अलग शेप है, SPDF के हिसाब से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।